नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है यह बेसिक स्ट्रक्चर? द एसेंशियल फीचर्स दैट फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीनिंग देयर बाय दोज एसेंशियल फीचर्स, ऐसे एसेंशियल फीचर्स जिससे कि संविधान की आइडेंटिटी का पता चलता है, उसके अस्तित्व का पता चलता है। अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन की, तो द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है। इट मीन्स द एसेंशियल फीचर्स। तो फिर यह बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? इट इज द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान का एक एसेंशियल फीचर है विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट। एक ऐसा एसेंशियल फीचर है जिसे कि न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट का पावर दिया गया है संविधान के तहत, उसके अधिकार का प्रयोग कर, इस्तेमाल कर, जो बेसिक आइडेंटिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या उसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है? तो उसका जवाब होगा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। बिल्कुल, पार्लियामेंट को अधिकार है अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का, अमेंडमेंट करने का। बट इट कैन नॉट अल्टर इट्स बेसिक आइडेंटिटी। यही बेसिक आइडेंटिटी है, उसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनी अमेंडमेंट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, कोई भी ऐसा संविधान में संशोधन होता है जो कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ करता है, किसी प्रकार का बदलाव करता है, तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि ऐसे किसी भी अमेंडमेंट को, किसी भी संशोधन को वह असंवैधानिक घोषित करे। अब यह जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, यह अस्तित्व में कैसे आया? तो अगर मैं बात करूं इसके ओरिजिन की, तो यह अस्तित्व में आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले के बाद। और यह जो फैसला है, यह कब आया था? तो यह आया था आपका 24 अप्रैल 1973। इन डिटेल इस जजमेंट के बारे में भी अभी हम लोग विस्तार से आगे हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें है आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल फ्रेमवर्क, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, freedom and dignity of the individual, parliamentary system, then rule of law, directive principle of state policy and fundamental right, principle of equality, free and fair elections, then independent judiciary। तो यह कुल 11 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है आपके बेसिक स्ट्रक्चर के, जिसे आज के सेशन में हम लोग इन डिटेल हम लोग आज समझेंगे। बहुत ध्यान से आज के सेशन को अटेंड कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो आपका अपकमिंग एपीओ का आपका एग्जाम मेंस है, या अलग अलग राज्यों का जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, उस लिहाज से आज का ये सेशन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसे हम लोग समझते हैं।
क्या कहता है ये सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है? तो द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी। बहुत बड़ी बात है। अब यह कैसे है उसे समझिए। देखिए, संविधान में दिया हुआ है आपको जुडिशियल रिव्यू को लेकर प्रावधान दिया है। कहा? अनुच्छेद 13 में, आर्टिकल 13 में। यह क्या कहता है? द जुडिशरी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 13 द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ वाइड इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। भाई, आप ऐसा कोई कानून अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है जो कि आपके मौलिक अधिकार या फिर अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनका वायलेशन करे, तो ऐसे किसी भी कानून को आर्टिकल 13 के तहत क्या किया जाएगा? उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी की, तो यहां पर कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फॉर्मली एडॉप्टेड इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इसे तो कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, गिविंग इट एब्सोल्यूट डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहां पर आपका आ गया। मैंने कहा था और भी आगे और हम लोग समझेंगे केशवानंद भारती के केस को। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या कहता है? तो इट इस्टेब्लिश्ड इन द लैंडमार्क केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। दिस डॉक्ट्रिन लिमिट्स पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर्स। पार्लियामेंट कैन नॉट alter or destroy the foundational features of the constitution। भाई, जो इसका आधार है, जो संविधान का नींव है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आपको संशोधन का अधिकार है, आपको इसकी शक्ति है, आपको पावर है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय की बात तो बहुत दूर की है, आप इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सबसे ज्यादा जो क्रूशियल रोल प्ले करता है वो है चेक्स एंड बैलेंस का। नो सिंगल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी पजेस एब्सोल्यूट पावर। किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। हर जगह आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस संविधान के द्वारा उसमें व्याख्या उसकी की गई है, उसको डिफाइन किया गया है कि किसका क्या पावर है और उस किसका क्या लिमिटेशन है। ठीक है, और वो सारे लिमिटेशंस विद इन द एम्बिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। बियॉन्ड द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर वही बात करें लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर को क्या पावर है? मेक्स लॉज विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। अभी वही मैंने कहा ना, लिमिटेशन है। और जो लेजिस्लेचर है उसको कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इट इंप्लीमेंट्स लॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी करेंगे आप तो विद इन दी लिमिटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। इस संविधान के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। अब जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो इट इंटरप्रेट्स लॉज एंड प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की अगर बात करें, इसलिए इसको कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यह बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। क्या है यह सेपरेशन ऑफ पावर? द 3 ऑर्गन्स। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात है उसमें पहला है आपका लेजिस्लेचर, देन आफ्टर आपका एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशरी। यह लेजिस्लेचर क्या है? तो वेस्टेड विद द पावर टू इनेक्ट लॉज। लेजिस्लेचर का काम क्या है? तो इनका काम है टू इनेक्ट लॉज, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओवरसी द एग्जीक्यूटिव। अच्छा ठीक है, इनका काम है कानून को बनाना, है ना, कानून तैयार करना, उसके बाद संविधान में संशोधन करना, यह इनका काम है। कोई भी जब कानून बनता है तो सबसे पहले क्या आता है? वह बिल के पहले उसका ड्राफ्ट होता है, फिर उसको बिल के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है सदन में, उस पर चर्चा होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद
क्या होता है, वो कानून का आपका रूप लेता है। तो यह काम है लेजिस्लेचर का। वहीं अगर बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। इट कंप्राइजेज द, अब देखिए एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, तो इसका काम है इम्प्लीमेंट करना, जो कानून बन गया उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इन्फोर्स करना। अब इसमें एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, इट कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जुडिशियरी की, थर्ड ऑर्गन जुडिशियरी की, द सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। इट कंप्राइजेज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। हिरार्की है आपकी, है ना, जुडिशियरी की हिरार्की क्या है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, तो सबसे पहले अगर मैं बॉटम से बात करूं तो बॉटम टू टॉप, तो बॉटम में आपका सबसे पहले क्या आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका तीसरा एलिमेंट है वो है आपका फेडरल फ्रेमवर्क। अब इसको भी इन डिटेल हम लोग समझ लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें फेडरल फ्रेमवर्क में क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ यूनिक क्वासी फेडरल सिस्टम। हमारा जो संविधान है वो एक मैकेनिज्म दिया है, तैयार करके दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, तो क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं। अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। ठीक है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन हमारा एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस भी है। इट फीचर्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लिखित है निश्चित तौर पर। और बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, लोकसभा है और राज्यसभा है। देन आफ्टर सबसे जो यूनिक हमारा जो यहाँ पर फीचर है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड द डिवीजन ऑफ पावर्स अलोंगसाइड सेंट्रलाइजिंग पावर्स लाइक यूनिफाइड सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूँ तो हमारी सिटीजनशिप क्या है, तो सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजन है एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द यूनियन। अब डिवीजन ऑफ पावर्स को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर्स मीन्स लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स वाया 3 लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट है, ठीक है, उसके बाद दूसरा लिस्ट है स्टेट लिस्ट है, उसके बाद आपका कंकरेंट लिस्ट है। अगर मैं बात करें यूनियन लिस्ट की तो सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आपके यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो गया। वहीं अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो यह सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंस में आ जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कंकरेंट लिस्ट की तो इस पर दोनों को अधिकार है, सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ कैन लेजिस्लेट, दोनों को अधिकार है कि इसके तहत वह नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कोर फेडरल फीचर्स में पॉइंट नंबर 2 की, तो यह है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द फाइनल आर्बिटर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स, सेफगार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। वहीं अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट की, तो बाइकैमरलिज्म, यह क्या होता है, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अपर हाउस, अपर हाउस का मतलब क्या हुआ, तो अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। क्या कहते हैं, राज्यसभा। और राज्यसभा क्या है, तो प्राइमरली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट। राज्यसभा का काम क्या है, राज्यसभा का काम है इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट। वहीं हमारा फिर लोकसभा भी है, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, विच इज आवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर, पावर एंड लिमिट्स ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो पूरा स्ट्रक्चर मैकेनिज्म प्रॉपरली डिफाइन है, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर हमारे संविधान में जो फेडरल फीचर्स की बात हो रही है वह किस रूप में हमारे सामने है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर पॉइंट नंबर आपके 4 की, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो यह है आपका कोर प्रोविजंस फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इट बैलेंसेस वास्ट डाइवर्सिटी विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, फेडरलिज्म की बात है, हमारे पास पावर डिफाइन है, पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन है कि केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्तियां हैं। 7th शेड्यूल में आपका पूरा लिस्ट बना हुआ है, क्या आपका यूनियन लिस्ट है, क्या आपका स्टेट लिस्ट है, कौन सा आपका कॉन्करेंट लिस्ट है, सब कुछ है। लेकिन हमारे पास क्या है,
हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है। कोर प्रोविजंस फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसमें अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो प्रियम्बल की बात करें। प्रियम्बल क्या कहता है? तो द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट वन ऑफ इट्स कोर ऑब्जेक्टिव इज प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and maintaining the unity and integrity of the nation। यही पर चर्चा हुआ है आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। किसके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात हो रही है? तो ऑफ आवर नेशन, ठीक है। द वर्ड इंटीग्रिटी, लेकिन यह जो वर्ड इंटीग्रिटी है वॉज स्पेसिफिकली एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। वही अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 1 की, तो यह बात करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है, designates India as a union of state। This emphasizes that the country is an integrated whole and that no state has the right to secede from the union। आप ऐसे ही अलग नहीं हो सकते हैं भारत से, यही बात कहा है आर्टिकल, यही बात कहा गया आर्टिकल 1 में। और यहाँ पर इसीलिए इस बात को बड़े स्पष्टता के साथ मेंशन किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स टर्म का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो यह बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो कि आपका आर्टिकल 51A में है। इट इस्टेब्लिशेस अ फंडामेंटल सिविक ड्यूटी फॉर ऑल सिटीजन्स टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए बेसिक क्या है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं ना, तो आखिर यह टर्म जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसका मतलब क्या है? आखिर संविधान में उसको लेकर कहां कहां चर्चा हुआ है और कहां कहां प्रावधान है? तो पहला प्रियम्बल, प्रियम्बल में मैंने आपको दिखा दिया कि यहां पर दिया हुआ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो कि इंटीग्रिटी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाले को शामिल किया गया था। वहीं आर्टिकल 1 में भी यही बात करता है कि यूनिटी की बात है ना, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात है। भले ही अलग अलग राज्य हैं, लेकिन हम क्या है, हम यूनियन ऑफ स्टेट है ना। कोई भी राज्य अगर ये चाहे कि अलग हो जाए, देश से, भारत से अलग होना चाहे, तो वह चाह कर भी अलग नहीं हो सकता है। यही खूबी है आर्टिकल 1 की, विच हैज डिफाइंड यूनियन ऑफ स्टेट्स। फंडामेंटल राइट्स जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A में, उसमें भी यही बात इसीलिए कहा गया कि इट इस्टेब्लिशेस फंडामेंटल सिविक ड्यूटी फॉर ऑल सिटीजन्स टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सिंगल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है कि आपको हर राज्य के लिए अलग अलग नागरिकता लेनी होगी। हमारे पास एक ही नागरिकता है कि आप भारत के नागरिक हैं। सिंगल सिटीजनशिप, अनलाइक ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम, ठीक है हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक जो यूएस है, यूएस की तरह हमारा फेडरल सिस्टम नहीं है कि वेयर सिटीजन्स होल्ड बोथ नेशनल एंड स्टेट सिटीजनशिप। वहां पर यूएस में क्या है, वहां जो सिस्टम क्या है, फेडरल मैकेनिज्म है, ठीक है। वहां जो गवर्नेंस है क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर का गवर्नेंस है वहां पे। और उसके लिए क्या है, वहां पर जो सिटीजनशिप है वह आपको नेशनल सिटीजनशिप भी वहां पर आपको लेनी होती है, और राज्य है, राज्य की अलग से आपको सिटीजनशिप लेनी होती है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, न संविधान में ये प्रावधान है। संविधान बात करता है सिंगल सिटीजनशिप की, बस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल यूनिफॉर्म इंडियन सिटीजनशिप, fostering a strong sense of national identity। ठीक है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन डेस्टिनी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट, इसको भी इन डिटेल हम लोग समझते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी। अगर हम फ्रीडम की बात करें, डिग्निटी की बात करें, जस्टिस की बात करें फॉर एवरी इंडिविजुअल, तो इसको लेकर चर्चा हमारे संविधान में बहुत ही वाइडर सेंस में दिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी प्राइमरली थ्रू दी प्रियम्बल। संविधान की प्रस्तावना में ही आपको दिया गया है, आपके जो इंडिविजुअल डिग्निटी है उसके प्रोटेक्शन की बात कही गई है, आपके इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कही गई है।
क्या कहता है ये, विच सिक्योर्स लिबर्टी एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। एंड पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 की मैं अगर बात करूं, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी guarantees the right to live with human dignity, while Article 19 ensures essential democratic freedoms including speech, movement and profession। अब थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि अगर प्रियम्बल में अगर यह बात कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ योर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, तो इसको लेकर चर्चा कहाँ कहाँ है और किस रूप में है और क्या प्रारूप है इसका। तो प्रियम्बल क्या है, द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की वो आत्मा है। द प्रियम्बल अफर्म्स आवर कलेक्टिव रिजॉल्व टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। पहला इसमें आता है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वही अगर हम लोग बात करें डिग्निटी, अब यहां पर आ गया ना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ हुम, तो ऑफ इंडिविजुअल, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए चर्चा कहां पर है, आपको मैं सीधा यही बता दूं कि प्रियम्बल में इसकी चर्चा है, लेकिन है कहां पर यह भी तो आपको जानना है ना। तो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वहीं हम लोग बात करें आर्टिकल 21 की, तो इट डील्स विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैज एक्सपांडेड दिस राइट टू इंक्लूड। अब देखिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर और कौन कौन से आपके अधिकार शामिल हैं वह भी तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू लीगल एड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, यह सब आपके अधिकार दिए गए हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। और राइट टू एजुकेशन तो आपका आर्टिकल 21 में फिर दे ही दिया गया बड़े स्पष्टता के साथ, है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो यह कहता है फ्रीडम्स दैट एम्पावर एवरी सिटीजन। जो आर्टिकल 19 है बड़ा खूबसूरत है, यह कहता है फ्रीडम्स दैट एम्पावर एवरी सिटीजन। आर्टिकल 19 गारंटीज द 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दैट आर द फाउंडेशन ऑफ ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस ओपिनियंस फ्रीली। अगर युवा अपनी बात कह रहा है, अगर विद्यार्थी वर्ग अपनी बात कह रहा है, तो उनकी बात को आपको सुनना चाहिए। और यही तो बात कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबली, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, freedom of profession, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Freedom to form associations or unions, to form associations or unions or cooperative societies. These freedoms are subject to reasonable restrictions in the interest of sovereignty, security, public order, morality and the rights of others. यह पूछा जाता है, जो अभी मैंने पढ़ा है ना लास्ट में, These freedoms are subject to reasonable restriction. यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, पहला पॉइंट है सॉवरेनिटी, दूसरा है सिक्योरिटी, उसके बाद है तीसरा पब्लिक ऑर्डर, उसका चौथा पॉइंट है मोरालिटी, फिर लास्ट में है एंड द राइट्स ऑफ अदर्स। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट अगले 6 पॉइंट की, तो 6 पॉइंट आपका क्या कहता है? तो 6 पॉइंट आपका कहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी हम लोग समझ लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें क्या आता है, तो द एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, पहला क्या है इसमें, तो द प्रेसिडेंट है, उसके बाद आपके वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, देन आफ्टर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद आपके द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो प्रेसिडेंट क्या है, तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल डी जुरे हेड ऑफ स्टेट and the formal head of the executive in whose name all union actions are taken। यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके पास सिर्फ नॉमिनल पावर है,
ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यानी अपर हाउस एंड एज्यूम्स द प्रेसिडेंसी इफ द ऑफिस बिकेम्स वैकेंट। किनका ऑफिस? जब प्रेसिडेंट का कार्यालय क्या हो, वैकेंट हो, खाली हो, तो फिर वैसी स्थिति में उनका जो प्रभार होता है वो किनको मिलता है? तो वह मिलता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। एंड ही ऑल्सो एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। अब रियल पावर, यहां तो हमने बात कहा नॉमिनल पावर की कि नॉमिनल पावर वेस्ट विद द नॉमिनल पावर किनके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। तो रियल पावर किनके पास है? तो रियल पावर मींस डिफैक्टो, तो रियल पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। द रियल डिफैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड द लीडर ऑफ द पार्टी और कोएलिशन विद अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, वो कौन है? द प्राइम मिनिस्टर। तो रियल पावर वेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। वहीं अगर हम लोग बात करें द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके मुखिया कौन है? हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? हु रिप्रेजेंट्स? तो आपके प्राइम मिनिस्टर। दिस बॉडी एक्सरसाइजेज रियल एग्जीक्यूटिव पावर एंड इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ही इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एंड चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ टू द गवर्नमेंट। ठीक है, हमने एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर को तो समझ लिया, अब थोड़ा सा हम लोग लेजिस्लेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको भी समझ लेते हैं। तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। इट ऑपरेट्स ऑन अ बाइकैमरल सिस्टम, मीनिंग द लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेस अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट भी आपके शामिल है। तो पहले जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके बारे में ही समझ लेते हैं। द प्रेसिडेंट हेड ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑल बिल्स पास्ड बाय बोथ हाउसेस रिक्वायर, अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया था ना कि कोई भी कानून बनता है सबसे पहले वो बिल के रूप में पेश किया जाता है संसद में, ठीक है। तो उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी जब तक नहीं मिलती है तब तक वह कानून का रूप नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हेड ऑफ द लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑल बिल्स पास्ड बाय बोथ हाउसेस रिक्वायर प्रेसिडेंशियल असेंट टू बिकम लॉ, तब वह कानून के रूप में हमारे सामने आता है। वहीं अगर हम लोग बात करें राज्यसभा की, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, द अपर हाउस रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इट इज अ परमानेंट बॉडी। यह भी सवाल पूछा जाता है कि परमानेंट बॉडी कौन है, राज्यसभा है या लोकसभा है? तो लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है, हर 5 साल पे चुनाव होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, लोकसभा फिर आपका वहां पे भंग हो जाता है। लेकिन राज्यसभा क्या है, यह परमानेंट बॉडी है ना। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल इसको कहा जाता है, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। द लोअर हाउस वेयर मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमें वोट का अधिकार है ना, मतदान का अधिकार। तो जो हमारा लोकसभा का चुनाव होता है उसी में जो हमारे प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो इसी लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपुल में जाते हैं। अब जो 7th पॉइंट है वह देखिए, द रूल ऑफ लॉ। उसके बाद आता है आपका रूल ऑफ लॉ। तो द रूल ऑफ लॉ, द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, तो यह कहता है नो वन इज एबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। द रूल ऑफ लॉ इज ए फाउंडेशनल पिलर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंश्योरिंग दैट नो इंडिविजुअल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो इंडिविजुअल और गवर्नमेंट इज एबव द लॉ, डिराइव्ड लार्जली फ्रॉम ब्रिटिश जूरिस्ट एवी डाइसी। इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा इनके बारे में। इट मैंडेट्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए बहुत क्रूशियल रोल होता है जुडिशरी का। While the exact phrase is not explicitly mentioned in the text, the rule of law is deeply woven into the constitutional framework and is recognized by the Supreme Court as an unamendable basic structure of the Constitution. इसके साथ आप रूल ऑफ लॉ के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिए ना इसका इंपॉर्टेंस तो देखिए, upheld through key constitutional mechanisms। पहला क्या है इसमें, तो पहला है आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
all organs of the state, whether it is legislature, executive and judiciary, जो अभी हमने देखा ना legislature और executive और judiciary के बारे में अभी हमने पढ़ा था, derive their power from the constitution and are bound by it. संविधान में परिभाषित है, legislature के पावर से परिभाषित है, डिफाइन है, executive का पावर भी डिफाइन है और judiciary का भी पावर डिफाइन है, लेकिन with certain limitation as well. Under Article 13, any law, ध्यान से फिर सुनिएगा, अंडर आर्टिकल 13 एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद और वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इज डीम्ड वाइड. वही अगर बात करें इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 एंश्योर्स दैट एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ रैंक, स्टेटस और पॉलिटिकल पोजीशन इज सब्जेक्ट टू द सेम ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड एंड इज एंटाइटल्ड टू द इक्वल प्रोटेक्शन. कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है. इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात तो करता ही है आर्टिकल 14 एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात करता है. अगर मैं बात करूं इक्वलिटी बिफोर लॉ तो यह टर्म है आपका कहां से दिया हुआ है, तो यह आपका टर्म यूके का टर्म है, इक्वलिटी बिफोर लॉ. अगर मैं वही बात करूं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करूं तो यह टर्म आपका यूएसए से लिया गया है. इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नैरो टर्म है और वही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक वाइडर कॉन्सेप्ट है. अगर वही बात करें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी तो यह आपको अधिकार है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में से प्रोवाइड किया गया है. आर्टिकल 21 गारंटीज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. देखिए, आपका जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वह आपका मौलिक अधिकार है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है. लेकिन अब जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बोला संविधान में अगर आपको पावर दिया गया है तो उसके साथ आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक उसी तरीके से अगर संविधान में आपको अधिकार दिया गया है तो साथ में आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं. आपको फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का है, लेकिन अगर आप कानून को तोड़ते हैं, आप कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करना होगा, है ना. आपने अगर कोई इलीगल वर्क किया है, कोई क्राइम किया है तो रूल ऑफ लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर फिर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वह होगी. वहां आप नहीं कहिएगा कि मेरा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहाँ गया, मेरा आर्टिकल 21 कहाँ गया. कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके ऊपर एफआईआर होना ही होना है, न्यायिक प्रक्रिया चलेगी. अगर उसकी अरेस्टिंग होती है तो अरेस्टिंग के वक्त वो यह नहीं कह सकता है, हाँ अरेस्टिंग जो भी होगा वह विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ होगा, एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ होगा, है ना. तो आप वहां पर यह नहीं कर सकते हैं कि मेरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहाँ गया, नहीं. तो अब आता है जुडिशियल रिव्यू. द जुडिशरी एक्ट्स एज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ द रूल ऑफ लॉ थ्रू आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है. वहीं अगर आर्टिकल 226 की बात करें तो यहाँ पर हाई कोर्ट को पावर है. ठीक है. सिटीजन्स कैन सीक इमीडिएट इन्फोर्समेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वाया रिट्स. रिट्स के माध्यम से आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं. It recognized as part of the basic structure. The Supreme Court has consistently held that the rule of law is an essential features of the Constitution and forms part of its basic structure which cannot be amended. तो यह है आपका रूल ऑफ लॉ, द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8th पॉइंट यहाँ पर है, 2 pillars ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल गवर्नेंस. यह क्या बात करता है, तो जो आपका 2 पिलर है उसमें सबसे पहले है फंडामेंटल राइट और दूसरा पिलर है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसको लेकर प्रावधान दिया गया है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक. इसका नेचर क्या है, इट इज जस्टिसेबल राइट्स दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड इंश्योर्स फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर एवरी सिटीजन. अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो इसके लिए आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं. इसके की फीचर क्या है, तो वही मैंने आपको बताया कि जस्टिसेबल इन नेचर, इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226. जैसा कि बताया था मैंने आपको कि आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. क्यों? अपने इस मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए. अगर इसका वायलेशन होता है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में. फिर इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन. इफ वायलेटेड द कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर इट्स इन्फोर्समेंट, ensure civil and political freedoms
एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब इसका जो फंडामेंटल राइट को लेकर अभी हमने चर्चा किया है, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी है आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। राइट टू फ्रीडम की जो बात है आर्टिकल्स 19 से लेकर 22 तक है। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स 23 से लेकर 24 तक है। वहीं अगर मैं बात करूं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इसको लेकर प्रावधान दिया गया है आर्टिकल्स 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। अगर वहीं बात करें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, तो इसको लेकर प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30। वहीं अगर हम बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो यह इसको लेकर प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत। तो यह है आपके फंडामेंटल राइट्स। इसका पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्टेट ऑपरेशन एंड सिक्योर द कंडीशंस फॉर अ लाइफ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी। अब अगर हम लोग यहीं पर आते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, तो देखिए ये आपके पार्ट 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसको लेकर प्रावधान दिया गया है, क्योंकि 51A से लेकर आपका फिर क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज वहां पर शुरू हो जाता है। इसका देखिए ये तो जस्टिसेबल है। अगर इसका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आर्टिकल 32 में जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में जा सकते हैं। लेकिन यह इसके लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। दीज आर नॉन जस्टिसेबल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द स्टेट इन प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। यह सिर्फ एक समझिए कि गवर्नमेंट को एक एक मसौदा उसके लिए तैयार किया सरकारों के लिए कि आप यह भी सुविधा जनता के लिए आप तैयार कर सकते हैं, उनको मुहैया करा सकते हैं। ठीक है, अब की फीचर क्या है? तो दीज आर नॉन जस्टिसेबल, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाई कोर्ट्स, गाइड द स्टेट। देखिए अब जो मैंने कहा ना, गाइड द स्टेट इन पॉलिसी मेकिंग, यह स्टेट को सिर्फ एक गाइड करता है, एक गाइडिंग फैक्टर है। ठीक है ना, कि ठीक है आपको यह भी पॉलिसी बनानी चाहिए, यह भी आपको कानून बनाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए यह काम करता है। इट फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एम एट एस्टेब्लिशिंग अ जस्ट ह्यूमन एंड वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी। इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल and create conditions for a just social, economic and political order. ठीक है, अब together they build a strong, inclusive and progressive India. ठीक है, इन दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपका रहता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो इट एम्पावर्स द सिटीजन, टुगेदर दे रियलाइज द कॉन्स्टिट्यूशंस विजन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल। वन इंश्योर्स फ्रीडम, द अदर इंश्योर्स फेयरनेस। पहला जो प्रावधान है यह क्या इंश्योर करता है? तो इट इंश्योर्स फ्रीडम। और अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करूं, तो इट इंश्योर्स फेयरनेस एंड वेलफेयर, टुगेदर दे इंश्योर नेशन बिल्डिंग। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी इज द सोल ऑफ जस्टिस एंड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में है, जिसमें कि आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हुई है। वहीं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात आर्टिकल 15 में किया गया है। आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो यह आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 17 की बात करें तो यह बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। वहीं अगर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करें तो उसको लेकर प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 18 में। जैसे अंग्रेजों के समय प्रावधान वो अब टाइटल्स दिया रहता था ना कि राय बहादुर का, इस तरह के टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया गया है आर्टिकल 18 में। द स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। अब देखिए वन नेशन वन लॉ वन इक्वलिटी। इक्वलिटी इज नॉट सेमनेस, इट मीन्स फेयरनेस। इक्वलिटी का मतलब यह नहीं होता कि सेम बराबर, इसका मतलब होता है फेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी इंपावर्स, डिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्रॉयज। इक्वल डिग्निटी फॉर ऑल, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट एंड स्ट्रॉन्गर नेशन। यह है इसके पीछे का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड हैज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। It abolishes discrimination and guarantees equal opportunity in all spheres of life, building a fair and just society. वहीं अगर बात करें तो what does equality mean, इसका मतलब क्या होता है? इतनी देर से इक्वलिटी की बात हो रही है। It does not mean treating everyone the same, नहीं, but ensuring justice according to the needs. It protects every individual from arbitrary classifications and unequal treatment.
It promotes dignity, freedom, and equal participation of all in the progress of the nation. It is the foundation of a harmonious, inclusive, and democratic society. बहुत अच्छी बात है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, सारा चीज़ें समझने में बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। लेकिन अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो इसका जो इसको लागू कैसे किया जाएगा, है ना, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। इक्वलिटी थ्रू अफर्मेटिव एक्शन। पहला कैसे है, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वेलफेयर ऑफ एससीज, एसटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। कहने की तो बड़ा सब कुछ बड़ा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, इसे लागू कैसे किया जाएगा। तो यह कुछ मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से इसे हम लागू कर सकते हैं। दीज मेजर्स डू नॉट वायलेट इक्वलिटी। आप कहिएगा कि नहीं इन्हें तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। शुरू में ही कह दिया गया ना, इट डज नॉट मीन, इक्वलिटी का मतलब यह नहीं होता है कि ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, यह इक्वलिटी का मतलब नहीं होता है, बट इंश्योरिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू द नीड्स। आवश्यकता के अनुसार आपको प्रावधान देना है, तैयार करना है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर पॉइंट नंबर 10 की, तो यह आपका वोटिंग राइट्स। योर वोट, योर वॉइस, योर पावर। While exercising his right to vote, one is not under undue influence of whom? Of party discipline, religion, caste, creed, sex, language. लेकिन आजकल लोग पार्टी लाइन पे ज़्यादा जा रहे हैं। एंड ऑल्सो वन इज नॉट अंडर द स्ट्रेन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, है ना। ये नहीं कि कोई आया और कोई कैंडिडेट और आपको कोई लोभ लालच दे रहा है, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपका मत का जो अधिकार है, यह सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला हुआ है। Thus, free and fair elections are the foundations of the democratic form of government. अब कहते हैं कि हमारा जो गवर्नेंस है क्या है, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के कास्ट के चक्कर में, है ना, या धर्म के नाम पर अगर आप वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, किसी लोभ लालच में अगर पढ़ के आप इस्तेमाल करते हैं, तब जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात है वह अधूरा रह जाएगा, है ना। अब देखिए, व्हाट मेक्स इलेक्शंस फ्री एंड फेयर। तो पहला है नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, वोट विद अ फ्री माइंड, नॉट अंडर प्रेशर, बियॉन्ड रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, लैंग्वेज, एवरी वोट इज इक्वल, एवरी सिटीजन इज इक्वल, से नो टू करप्ट प्रैक्टिसेस, रिजेक्ट ब्राइबरी, थ्रेट्स एंड ऑल अनफेयर मीन्स, इन्फॉर्म चॉइस, नो द इश्यूज, चूज द बेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने सरकार से, अपने सिस्टम से आपको क्या चाहिए, तभी आप वोट कर पाएंगे, सही कैंडिडेट को आप वोट दे पाएंगे। इसीलिए इन्फॉर्म्ड रहिए, विजिल रहिए, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, अ फेयर प्रोसेस बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट। अब प्रोसेस जो है पूरा इलेक्शन का फेयर होना चाहिए। इधर ईवीएम को लेकर भी सवाल उठता है समय समय पर। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग नेशन, योर वोट शेप्स आवर फ्यूचर। तो अगर मैं वही वोटिंग राइट की बात करूं तो वोट वाइजली, वोट फ्रीली, वोट प्राउडली। अब जो लास्ट आपका प्रावधान है वह है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज द फाउंडेशनल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिजाइन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। इट प्रिवेंट्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फ्रॉम exerting undue influence over judicial decisions. This autonomy is protected by various constitutional mechanisms, including fixed tenures, financial security for judges, and a ban on legislative discussions of judicial conduct. पहला separation of power जो कि आपका आर्टिकल 15 में दिया गया है of the directive principle of state policy. It separates the judiciary from the executive in the public service of the state. This ensures impartial and fair adjudication. Appointment and टेन्योर है फिर आपका, द कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस enjoy security of tenure and can be removed only by the impeachment by parliament. Financial and functional autonomy है यहाँ पे। salaries and allowances of the judges are charged to the consolidated fund of India. This prevents financial pressure. Legislatures are prohibited from discussing the conduct of judges in their proceedings. वहीं अगर हम लोग बात करें तो बैन ऑन लेजिस्लेटिव डिस्कशन ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, तो यह बात करता है आर्टिकल 121 प्रोहिबिट्स पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 211 प्रोहिबिट्स स्टेट लेजिस्लेचर्स फ्रॉम डिस्कसिंग द कंडक्ट ऑफ जजेस एक्सेप्ट इन अ मोशन फॉर देयर रिमूवल, जो इम्पीचमेंट है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं तो इट डील्स विद कंटेम्प्ट
power of courts. Courts have inherent power under the Contempt of Courts Act 1971 to punish for contempt. This power upholds the authority, dignity and effectiveness of the judiciary. तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। अब देखिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी बहुत शानदार तरीके से आपको फिर समझ में आने वाली हैं। अब अगर हम लोग बात करें इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको हम लोग लैंडमार्क जो केसेस हैं टाइमलाइन उससे हम लोग समझेंगे। तो 1951 में आपका एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे जितने भी जजमेंट है ये आपके सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे आपका बेसिक स्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से कि आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैसे आया। तो केशवानंद भारती का तो केस है, लेकिन इसका शुरुआत कैसे हुआ, ये तो हमने जान लिया कि इसका ओरिजिन क्या है, यह है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसमें कहा गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के अनुसार। वहीं अगर बात करें सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1965 का जजमेंट है। इसमें कहा गया पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें शंकरी प्रसाद में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, लेकिन इसमें क्या कहा गया पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। वहीं अगर 1967 में बात करूं तो यहां पर एक लैंडमार्क जजमेंट है, देखिए सारे जजमेंट इंपॉर्टेंट है। गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर इज नॉट अनलिमिटेड। आपके पास आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का पावर तो है, लेकिन दीज पावर्स आर नॉट अनलिमिटेड, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कर्टेल्ड थ्रू अमेंडमेंट्स। आप फंडामेंटल राइट को हमसे छीन नहीं सकते हैं। संशोधन के नाम पर, अमेंडिंग पावर्स के नाम पर, आर्टिकल 368 के नाम पर आप हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, उसे हमसे छीन नहीं सकते हैं। अब 1973 में जो केस आया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे डैमेज बेसिक स्ट्रक्चर। अब तो सब कुछ आ गया बेसिक स्ट्रक्चर में, इतना ब्रॉड सेंस में। एक बेसिक स्ट्रक्चर वो सबसे ब्रॉड सेंस है ये, अगर संविधान की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी बात। अब ये केशवानंद भारती से ही यह अब चर्चा होने लगा, इस पर तो बेसिक स्ट्रक्चर पे चर्चा होने लगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर क्या, एक बार और आपको याद दिलाता हूं। द एसेंशियल फीचर्स दैट फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके संविधान का आइडेंटिटी है। सोचिए कितना ब्रॉडर सेंस है यह बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब 1975 में इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब देखिए चर्चा शुरू है बेसिक स्ट्रक्चर का, केशवानंद भारती में हुआ 1973 में, 2 साल बाद 1975 में देखिए इंदिरा गांधी। यहां भी इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के मामले में सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब 1978 में वही मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में क्या कहा गया? इट एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। क्या है आर्टिकल 21? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है यह। इट एम्फेसाइज्ड फेयरनेस एंड ड्यू प्रोसेस। तो वही 1980 में लैंडमार्क जजमेंट आया, वहीं पर हमारे बीच में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह क्या कहता है? बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। फर्क इतना ही है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करूं तो इससे कम नहीं आती है। These are guiding factors for good governance and for the development and growth of a welfare nation.
वही अगर 1992 की बात करें, 1980 में तो आपका मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, वही 1992 की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह कहता है रूल ऑफ लॉ की बात करता है। रूल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अभी रूल ऑफ लॉ को हमने पढ़ा भी था ना, तो इस इंदिरा साहनी में यही रूल ऑफ लॉ की बात हुई। इसमें कहा गया रूल ऑफ लॉ इज रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अपहेल्ड ओबीसी रिजर्वेशंस विद 50% सीलिंग। वही 1992 में कियोटो होलिहान वर्सेस जय चिल्हू के मामले में कहा गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक। देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे हम लोग चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ चर्चा हुआ था ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देखिए यही है कियोटो होलिहान वर्सेस जय चिल्हू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। वहीं अगर 1994 की बात करें तो एसआर बोमई का मामला आया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फेडरलिज्म, सेकुलर जुडिशियल रिव्यू, सोशलिज्म एंड यूनिटी ऑफ इंडिया रीअफर्म एज बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स। देखिए क्या छूट रहा है आपके इस बेसिक स्ट्रक्चर में, सब कुछ तो इसी में है। वही 2007 की बात करें तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट आया, आईआर कोल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें कहा गया लॉज इन द 9th शेड्यूल आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। अब कितना इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर, आपको यह बात आज के सेशन में समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो आप सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। वहीं अगर बात करें आर्टिकल 368, इसी तरह से चर्चा हो रहा है आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ये कहाँ है अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो यही तो है आर्टिकल 368। लेकिन जुडिशियल रिव्यू को आप कैसे छोड़ दीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, बिल्कुल संविधान में अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है संविधान के तहत कि वह संशोधन कर सकता है संविधान में। संविधान ही तो अधिकार दिया है पार्लियामेंट को कहां से अधिकार मिलेगा, संविधान से ही तो मिलेगा, मदर ऑफ ऑल लॉज। ठीक है, कौन है, तो संविधान है। इसी संविधान ने पार्लियामेंट को पावर दिया है कि तुम को संशोधन करना है तो कर सकते हो, आप कर सकते हैं संशोधन। हाउएवर द अमेंडमेंट पावर इज लिमिटेड, वह लिमिटेड है ना, विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टर्म्स एंड कंडीशंस। आप सुने हैं ना, वही लिमिटेशन की बात हुई है। द बेसिक स्ट्रक्चर और आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसके साथ आप छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते किसी प्रकार का, ना उसे आप नष्ट कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ गार्जियन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और वह है आपका आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। वहीं अगर बात करूं मैं, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंश्योर्स दैट व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अमेंडेड, इट्स कोर वैल्यूज एंड एसेंशियल फीचर्स रिमेन अनटच्ड। उसके साथ आप, उसके कोर वैल्यूज के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हमें किसका संरक्षण करना है, तो इस डेमोक्रेसी का संरक्षण करना है, जस्टिस का करना है, लिबर्टी का करना है, इक्वलिटी का करना है, एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का करना है। इसीलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। तो अगर आपको आर्टिकल 368 में पावर है अमेंडमेंट का, ठीक है, संविधान ने ही आपको ये पावर दिया है, लेकिन संविधान भी कहता है कि आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और अमेंडमेंट का जो आपका पावर है वह अनलिमिटेड नहीं है। अमेंडिंग पावर्स आर प्रोवाइडेड टू द पार्लियामेंट विद सर्टेन लिमिटेशंस। व्हाई बेसिक स्ट्रक्चर मैटर्स, एक बार और समझ लीजिए। It protects democracy and constitutional supremacy, ensures balance of power among institutions, safeguards fundamental rights and fundamental freedoms. It maintains unity, integrity and federal character of India, prevents arbitrary and excessive amendments. इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। यह है आज का यह पूरा सेशन। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि
आज के सेशन के बाद आपके पास कोई कंफ्यूजन न रहे। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, एक सिंगल भी कंफ्यूजन अगर आपके पास है, तो आप मुझसे इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मुझसे जो लॉकुल का डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है उसके माध्यम से भी आप कनेक्ट होकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।